हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आज के इस लाइव बौद्धिक कार्यक्रम में सहभाग ले रहे आत्मीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधु, सर्वविदित है कि आज से 346 वर्ष पूर्व सन 1674 में आज ही के दिन ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को बहुमुखी प्रतिभा के धनी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ शिवाजी महाराज का जो है वह राज्याभिषेक भी संपन्न हुआ था। यह राज्याभिषेक हिंदू साम्राज्य की जो स्थापना है वह संदेश क्या देता है तो हम सब जानते हैं। बरसों से चले आ रहे हैं देश, धर्म, समाज और संस्कृति के संरक्षण के अलग अलग पूरे देश भर में राजा हैं, महाराजा है, संत है, महात्मा हैं, उनके द्वारा जो अलग अलग से प्रयोग किए जा रहे थे। समाज में एकता, एकात्मता और उनकी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए जो सतत प्रयास चल रहा था, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। जो दिखनी चाहिए थी वह दिख नहीं रहा था। और इन सारे प्रयोग, सारे परिश्रम और सारे प्रयासों का थोड़ी बहुत कभी सफलता मिली भी तो वह जो है क्षण मात्र के लिए ही। तो वर्षों के ऐसे चल रहे सफल प्रयास और सफल प्रयोगों की परिणति जो है वह शिवाजी का जो यह राज्याभिषेक था। शिवाजी का यह राज्याभिषेक, शिवाजी का यह विजय न केवल शिवाजी के लिए ही तो फिर यह जो है संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए यह विजय जो था। और उस विजय का परिणाम क्या देखने को मिलता है संपूर्ण समाज में, तो इस विजय के बाद जो है संपूर्ण भारतवर्ष में रहने वाला जो हिंदू समाज है उसका स्वाभिमान का जो है जागरण हुआ है। सबके अंदर राष्ट्र प्रेम जो है वह जागृत हुई है। अतः शिवाजी का यह राज्याभिषेक आज के समय में भी हम सबके लिए उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही अनुकरणीय है जितना उस समय था। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि हर एक माताओं की अपनी महत्ता होती है। अपने यहाँ भारतवर्ष में मातृशक्ति का अलग महत्व है, वह देवता तुल्य है। ऐसी जो मातृशक्ति है उनके मन की जो संकल्पना है उस संकल्पना में एक शक्ति छिपी हुई होती है। कहते हैं एक बार फ्रांस में एक महिला जो है अपने घरों में, अपने घर के दीवारों पर आक्रांताओं के तलवारों का जब चिन्ह देखती है तो वह सोचती है कि क्या हमारे देश में ऐसा कोई वीर जन्म लेगा जो फ्रांस की धाक को संपूर्ण विश्व में स्थापित कर सकता है। तो ऐसे मां के संकल्पना से, उस मां के गर्भ से नेपोलियन का जन्म होता है, जो फ्रांस क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जिसने यूरोप के राजाओं और जारों को ललकारने का कार्य किया था। ऐसे ही जर्मनी के भिन्न भिन्न बिखरे हुए राज्यों को देखकर एक जर्मन महिला के मन में यह विचार आता है कि क्या हमारे यहां देश को एकीकृत करने वाला कोई वीर जन्म लेगा। उस मां के गर्भ से जर्मनी को एकीकृत करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य को स्थापित करने वाला एक बिस्मार्क नाम का व्यक्ति पैदा होता है। ऐसे ही तत्कालिक जो परिस्थिति थी उस परिस्थितियों में
जीजा माता जो है उनके मन में भी यह इच्छा जगती है और उनकी इच्छा जो है एक संकल्प शक्ति के रूप में शिवा का जन्म होता है। कहते हैं जब जीजा माता गर्भवती होती है, और हम सब जानते हैं अपने यहाँ जो अनुभव है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने बताया है कि हर एक गर्भवती महिलाएं जो है उनके मन में उस समय तत्कालिक परिस्थिति में कई प्रकार की इच्छाएं जागृत होती है, जिसे पूरा करने का प्रयास परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। जीजा माता भी जब गर्भवती थी उस समय उनके मन में भी कई इच्छाएं थी। लोग पूछते थे कि तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, ताकि उन इच्छाओं को पूर्ति की जा सके। तो जीजा माता की इच्छा क्या थी वह बताती थी। उसके मन में जो इच्छा थी ये आज जरूरी नहीं था। उनके मन में कोई इच्छा ऐसी नहीं थी कि हमको सुख सैया चाहिए, आहार विहार चाहिए, सुगंधित द्रव्य चाहिए, रुचिकर खान पान चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? तो वह कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेर की सवारी करूं और शस्त्रों से सुसज्जित हमारे 18 हाथ हो, और सर्वत्र इस भारतवर्ष ने विश्व में जो राक्षसी वृत्ति है उस शस्त्रों से मैं उस राक्षसी वृत्ति का जो है वह मैं नाश करूं। मैं सिंहासन पर विराजमान होकर छत्र चमरादि धारण कर अपने नाम का सारी दुनिया में जय घोष कराऊं। माता जीजा की यह इच्छा जो है वह एक संकल्प का रूप धारण कर वीर शिवा के रूप में 19 फरवरी 1630 को इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। कहते हैं जिस कालखंड में स्वराज्य की चर्चा, स्वधर्म की चर्चा, स्वतंत्रता की बात भी करना जो है वह पाप था, सर्वत्र घोर निराशा का अंधकार था, हिंदुत्व विरोधी जो मुगलिया आतंकवाद थे वह चरम पर थे, सर्वत्र जो है देवालय जो है वह तोड़े जा रहे थे, शिक्षालय जो है वह जलाए जा रहे थे, तलवार के बूते जो है धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था, जजिया कर लगा करके हिंदुओं को अमानवीय उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा था। संपूर्ण हिंदू समाज यहां सर्वत्र जो है हताश और निराश पड़ा हुआ था। उस कालखंड में शिवाजी ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम, पौरुष एवं नेतृत्व कौशल के बल पर हिंदवी साम्राज्य को स्थापित कर संपूर्ण विश्व में यह उद्घोष किया कि जो भारत का राष्ट्र जीवन है, भारत का जो हिंदू जीवन है, यह राष्ट्र जीवन, हिंदू जीवन विजय के उपासक है और भारत सदा सर्वदा से हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि शिवाजी का यह राज्यारोहण जो है भारत की सुप्त हो रही वीरव्रती परंपरा और क्षीण हो रहे राष्ट्रीय स्वाभिमान को पुनः जागृत करने में अपार सफलता प्राप्त की थी। परिणाम क्या हुआ? तो वहां परिणाम यह हुआ कि मुगलिया सल्तनत से लेकर के दिल्ली के सल्तनत तक तख्ते, वहां की तख्ते जो है उसकी जड़ें जो है वह हिल सी गई। छत्रपति शिवाजी द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित हिंदवी साम्राज्य की जो पृष्ठभूमि को अगर हमको समझना है तो इसके लिए शिवाजी के जीवन को भी समझने की जरूरत है। शिवाजी के बारे में विचार करते हैं तो हम जानते हैं कि शिवाजी के पिताजी शाहजी वह जो है वह बीजापुर के सूबेदार थे और वह बीजापुर जो है आदिल शाह के अंतर्गत आता था। जहां एक और शाहजी का जीवन मुगलिया सल्तनत के चाकरी में ही वह बीत रहा था, वहीं शिवाजी की माता जीजाबाई एक धर्मपरायण महिला थी। वर्तमान परिस्थिति से वह अनभिज्ञ नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरा पुत्र जो है अपने पिता के जैसा ही मुगलिया सल्तनत की चाकरी करे। इसलिए उस बाल मन में बचपन से ही राम, कृष्ण, हनुमान और सनातन भारत की विजयी परंपरा की जो गाथाएं हैं उन गाथाओं को प्रभावी ढंग से सुना करके शिवाजी को एक वीरव्रती योद्धा के रूप में सबके सामने तैयार की। और यही नहीं,
तो फिर दादा गुरु कुंडदेव, उनके सानिध्य में वह बाल सीवा जो है हर प्रकार की शस्त्र और शास्त्र में निपुण होता है। कहीं घुड़सवारी की शिक्षा है, तीरंदाजी की शिक्षा है, निशानेबाजी की शिक्षा है, युद्ध कला की शिक्षा है। यही नहीं तो राजनीति के भी अलग अलग प्रकार के प्रयोग जो है वह दादा गुरु कुंडदेव से वह सीखता है। परिणाम क्या होता है? तो परिणाम के बारे में जब हम विचार करें तो वह बाल सीवा जो है रण कौशल, संगठन कौशल्य और नेतृत्व कौशल में निपुण होते जाता है और उसका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण 16 वर्ष की अवस्था में देखने को मिलता है कि अपने बाल शाखाओं के सहयोग से 16 वर्ष की ही अवस्था में यानी सन 1646 में वह तोरणगढ़ के पर विजयी प्राप्त करता है और उस पर भगवा ध्वज लहराता है। वह 16 वर्ष की विजय यात्रा जो है वह प्रारंभ करता है और अंतिम अवस्था तक वह जो है कई प्रकार के अनेकों सैकड़ों युद्ध जो है वह करते हैं। और युद्ध ही नहीं तो एक विशेषता यह रही है कि एक शिवाजी एक ऐसे योद्धा के रूप में सिद्ध होते हैं कि अपने जीवन में एक भी युद्ध उन्होंने कभी हारा नहीं। 12 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ अवसर मिला, क्योंकि पिता जो है आदिल शाही के सूबेदार थे, तो पिता के साथ उनको बीजापुर के दरबार में जाने का अवसर मिला। अब दरबार में जाने का अवसर मिला तो दरबार की अपनी एक परंपरा थी, दरबार की अपनी एक प्रथा थी कि वहां जो लोग भी जाते थे वह मुगलिया तख्त के सामने तख्त तक झुक करके जाते थे और जो मुगल सल्तनत के सुल्तान थे उनके सामने जो है वह कॉर्निश करना पड़ता था और फिर कॉर्निश करते हुए पुनः नजर झुकाए, कमर झुकाए ही उनको वापस भी आना पड़ता था। आदिल शाह जैसे ही देखता है कि शाहजी जो है अपने पुत्र को तख्त के खिदमत में लाया है, अति प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन उसकी प्रसन्नता केवल क्षण मात्र के ही लिए रह जाता है, क्योंकि आदिल शाह को उस समय गहरा धक्का लगता है जब वह बाल सीवा जो है उसको कॉर्निश करने के लिए स्वयं को मना करता है और अपना पैर पीछे खींच लेता है। पिताजी कहते हैं बेटा सलाम करो, सुल्तान हैं। तो पिता के इस आग्रह के बाद अनायास ही अंतर मन वह शिवाजी का चीख उठता है। वह कहता है, अपने आप को वह बोलता है, क्या तू इस विधर्मी के सामने अपना सर झुकाएगा? क्या तुम अपनी परंपरा को, अपनी धर्म को, अपनी माता के द्वारा दिए हुए सद संस्कार की शिक्षा को भूल जाएगा? विलंब होता है। पिताजी बोलते हैं, आज्ञा देता है, बेटा जल्दी कर। वह पिता की ओर नजरें उठा करके देखता है, मन ही मन कहता है पिता को कि पिताजी मैं प्रणाम करूंगा, लेकिन आपको प्रणाम करूंगा, अपने देवता को करूंगा, अपने गुरु को करूंगा, अपनी कुल देवी को करूंगा और देवी स्वरूप अपनी मां को मैं साष्टांग प्रणिपात करूंगा, पर इस विधर्मी के सामने सर झुकाऊं यह हमारे लिए असंभव है। हम जानते हैं उसके उपरांत उसकी दृष्टि जो है सीधे सुल्तान की ओर जाती है। उसका मन जो है सुल्तान को देखते ही उद्वेलित होता है। वह उसका मन विचार करने लगता है। उसका मन कहता है कि पापी, नीच, स्वदेश का शत्रु, स्वधर्म का बैरी, एक ही छलांग, उसके मन में भाव जगते, एक ही छलांग और एक ही प्रहार में क्यों न इस तख्त को मैं चूर चूर कर दूं। इस प्रकार से उसका मन उद्वेलित होता है। अंत तो गत्वा वह कॉर्निश नहीं करता है और बिना कॉर्निश किए चीते की गति से उस दरबार से वापस लौटता है। उस दरबार से वापस लौटते हुए उस नन्हे से बालक को देखकर पूरा के पूरा दरबार जो है भौचक्का रह जाता है। बंधुओं, ऐसे ही शिवा की सत्व की परीक्षा एक बार और बीजापुर के नगर भ्रमण के समय होती है, जब एक कसाई द्वारा गाय की हत्या के लिए
प्रयास किया जाता है। शिवाजी उसको मना करते हैं, पर वह कसाई मानता नहीं है। अंत तो गत्वा शिवा अपने कमर से कटार निकालते हैं और कमर से कटार निकाल करके वो गौ हत्या का प्रयास करने वाले उस कसाई की हाथ उसके शरीर से अलग कर देते हैं। और उसका हाथ अलग करने के बाद जीजा माता ने उस शिवा को जो गौ रक्षा की, गौ संरक्षण की, गौ संवर्धन की जो शिक्षा दी थी, जो संस्कार दिया था, वह शिक्षा और संस्कार वहां सार्थक सिद्ध होता है। कहते हैं स्वराज को चुनौती देने वाले प्रत्येक विधर्मी ताकतों को समुचित प्रत्युत्तर देते हुए शिवा एक एक कर शब पर शिवाजी ने विजय का वर्ण किया है। इस क्रम में कई प्रकार की परिस्थितियां आई उनके सामने, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने अपने आपा को वह खोया नहीं, अपने धैर्य को वह खोया नहीं, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिए। कहीं कूटनीति से, कहीं रणनीति से के तहत वे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे ही वे बढ़ते गए। वे चाणक्य के उस संदेश को, उस संवाद को सदा स्मरण रखते थे, जिसमें चाणक्य कहा करते थे कि शासन जो है छोड़ने के लिए नहीं होता है, शासन करने के लिए होता है, और युद्ध जो है जीतने के लिए होता है, युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे वह प्रतापगढ़ के किले पर अफजल खां का बद्ध हो, या फिर पनालगढ़ के किले पर सिद्धि जौहर के साथ उनका रणनीतिक संघर्ष हो, पुणे में डेरा जमाए लाल महल में शाइस्ता खां पर अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ रात्रि पहर में किया हुआ हमला हो, या फिर गोंडवाना किला का फतह, अपने संवाद चातुर्य से आगरा से औरंगजेब के कैद से चुपचाप निकल जाना हो, अथवा फिर दक्षिण का विजयशालिनी उनका जो संघर्ष, कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में उन्होंने पराजय का मुंह नहीं देखा। अब इस क्रम में उनके संगे सहपाठी ऐसे जो है, जिसमें विशेष करके स्थान स्थान पर कहीं तानाजी मालसूरे, तो कहीं बाजी प्रभु देश पांडे, कहीं मुरारजी पांडे, कहीं बाजी पलास्कर, कहीं ऐशाजी कंक, बाजी और जोधे, चिमणा जी और अन्य मावला लड़के जिससे उनकी मित्रता हुई थी, और सुमित्रता के आधार पर उनका जो मित्रता के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण, वह शिवाजी के काम आए थे। शिवाजी महाराज जो है इसे समस्त मित्र मंडली के लोगों को एक स्वतंत्र योद्धा के रूप में परिवर्तित कर उस साधारण से व्यक्ति के अंदर असाधारण व्यक्तित्व को स्थापित करते हुए उस स्वराज मंदिर के सुदृढ़ आधारशिला के रूप में उन सबको खड़ा करने का कार्य किया था। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी क्षमता थी, जिस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता थी, उनकी योग्यता क्षमता को पहचान कर वीर शिवा जो है स्थान स्थान पर उनका उपयोग करते रहे। हर परिस्थिति में एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते हुए, श्रद्धा करते हुए, समर्पण के भाव से समन्वय बना करके, इस प्रकार से शिवाजी की नेतृत्व की जो पराकाष्ठा है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी, आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी वह बड़ा ही प्रासंगिक है। कैसे कैसे लोगों ने तैयार की, कैसे कैसे लोग तैयार किए शिवाजी ने, तो तानाजी मालसूरे जैसे लोगों को तैयार किया। वह तानाजी मालसूरे जिसकी बेटे की शादी है, रायवा की शादी है, रायवा की शादी का निमंत्रण देने शिवाजी के पास जाते हैं और शिवाजी को चिंतित देखते हैं। शिवाजी के चिंता का कारण होता है उनकी माता के द्वारा कहे गए वो शब्द जो कोंडाना के किले पर मुगलिया सल्तनत के वह झंडे फहरा रहे थे। वह मुगलिया सल्तनत का झंडा वहां से उतरना ही चाहिए। अब इसीलिए उनकी शिवाजी के चिंता को समझ करके तानाजी मालसूरे कहते हैं कि शादी तो बाद होगी, पहला मुहिम अब गोंडवाना का मुहिम होगा। हालांकि सब लोगों ने मना करता है कि पहले शादी कर लो, शादी के बाद हम उस मुहिम के बारे में विचार करेंगे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, पहले गोंडवाना मुहिम फिर शादी। और हम जानते हैं कि 4 फरवरी सन 1672 को कोंडाना पर आक्रमण होता है। किला तो तानाजी मालसूरे के प्रयास से
अपने हाथ में आ जाता है, पर अंततोगत्वा वह जो है तानाजी मालसुरे शहीद हो जाते हैं। उनको जान गंवानी पड़ती है। शिवाजी तानाजी मालसुरे के जान जो है वह उस किले पर शहीद होने के बाद में शिवाजी बोलते हैं, गढ़ मिला पर शेर गया, यानी कहते हैं गढ़ आलापन सीण गेला, मेरा एक सिंह चला गया। ऐसा वह तानाजी मालसुरे को शिवाजी ने तैयार किया था। वैसे ही बाजी प्रभु देश पांडे, जिसने अंतिम क्षण तक पनालगढ़ पर संघर्ष करते रहे, तब तक जब तक कि शिवाजी विशालगढ़ तक नहीं पहुंच पाए, तोपों की आवाज नहीं सुने, और जैसे ही वह तो उस क्रम तक वह बाजी प्रभु देश पांडे जो है संघर्ष करते रहे, सैकड़ों मुगलियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। और जैसे ही विशालगढ़ से तोपों की आवाज सुनाई देती है, वह कहता है कि हमारा सरदार जो है सुरक्षित पहुंच गया है अपने स्थान पर, और उपरांत तो है वीर गति को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के शिवाजी कदम कदम पर सफल होते चले जा रहे थे, लेकिन हर परिस्थिति में उनकी सफलता जो एक प्रभावी रूप से हिंदू सम्राट के रूप में उनको स्थापित करने का कार्य किया था। लेकिन हर एक सफलता के बाद शिवाजी जो है वह कहते हैं, जब व्यक्ति सफल होता है तो कई प्रकार के मन में अहंकार होते हैं, और उस अहंकार के कारण कई प्रकार के दोष भी लोगों के अंदर समाहित होता है। लेकिन शिवाजी ने इस विजित संघर्षों के बाद भी कि उनके व्यक्तिगत चारित्र पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विशेष करके हम कह सकते हैं कि जो हिंदू चारित्र है, जो हिंदू चारित्र बताता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो पहला अगर विचार करें तो हिंदू चरित्र क्या बताता है, तो कहते हैं मातृवत परदारेषु, अर्थात महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव यह भारतीय संस्कारों के से भरा पड़ा है। मुगल दरबार का एक इतिहास लेखक था जो शिवाजी का घोर विरोधी था, खफी खान था नाम उसका। वह शिवाजी के बारे में कहता है कि शिवाजी जो है अपनी प्रजा के मान और मर्यादा के लिए हमेशा ख्याल रखा करते थे। वे ऐसा कोई भी कार्य, अशोभनीय कार्य नहीं करते थे। हर प्रकार के अशोभनीय कार्यों से वो दूर रहा करते थे। अपने विजय अभियान में कई मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, लेकिन कब्जे में लेकर के वे उन्हें अपने पास रखते नहीं थे। उसको सुरक्षित तब तक रखते थे, उसको संरक्षित तब तक करते थे जब तक कि वह वापस अपने घर को न चला जाए। तो ससम्मान ऐसे महिलाओं को और बच्चों को वह वापस भेजते थे। प्रत्येक अपमानित और पीड़ित महिला को हमेशा वे न्याय दिलाते थे। कहते हैं 1659 में कल्याण पर आक्रमण के समय कल्याण दुर्ग पर विजयी प्राप्त करने के बाद में उनका जो सेनापति सोनदेव जो हैं, वहां के जो सूबेदार है, सूबेदार की एक सुंदर, अति सुंदरी पुत्र वधू जिसे गौहर बानो के नाम से हम जानते हैं, उसको कैद करके शिवाजी को उपहार के स्वरूप में भेंट करने के लिए शिवाजी के पास प्रस्तुत किया। उस कुकृत्य के लिए शिवाजी ने सूबेदार सोमदेव को फटकार लगाई और सूबेदार सोमदेव की ओर से स्वयं उस गौहर बानो से उन्हें क्षमा याचना की। मां के रूप में उस गौहर बानो को सम्मानित किया और इतना तक कहा कि हे माता, अगर आपके जैसे सुंदर हमारी मां होती तो काश मैं भी इतना ही सुंदर होता, और उसको मुक्त कर ससम्मान उनके परिवार के पास भेजा। ऐसा था शिवाजी का चरित्र। एक बार की बात है, रांझे गांव का एक पाटिल जो है अपने ही गांव के एक विधवा महिला की मान भंग जो है वह करता है, और इस घमंड के साथ कि मैं तो यहां का पाटिल हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। पर शिवाजी को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, शिवाजी अपने सैनिकों को भेज करके उस गांव के पाटिल को, रांझे के पाटिल को वह अपने पास बुलाते हैं। प्रारंभ में तो पाटिल आने के लिए मना कर देता है, लेकिन हाथ पांव बांध करके शिवा के सैनिक जो हैं उनको शिवाजी के सामने प्रस्तुत करते हैं। शिवाजी को उस पाटिल को देखते ही वह क्रोध आता है और वह कहता है कि अरे, पाटिल को वह बोलते हैं, अरे पाटिल तो गांव का पिता होता है और तुमने अपने ही गांव की बेटी का मांग भंग किया।
उसके नजदीक जाते समय तुम्हारे पैर क्यों नहीं रुके? उसके वस्त्र खींचते समय तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? उसका मान भंग करते समय तुम्हें अपनी मां, अपनी बहन और अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं आया? तो कुल मिलाकर के अगर ऐसे ही चलते रहा, ऐसे ही चलेगा, तो फिर मुगलों की सल्तनत और हमारे राज्य में अंतर क्या रह जाएगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस मानभंग करने की सजा जो है, उस पाटिल को शिवाजी ने आदेश देते हैं कि यह स्त्री समस्त हिंदुओं की वह माता है और यह श्री का आदेश है और श्री के आदेश से ही यह स्वराज्य हमारा स्थापित होने वाला है। और इस श्री के स्वराज्य में मातृशक्ति की विडंबना वह कभी सहन नहीं होगी। और इतना कह करके उन्होंने उस पाटिल के दोनों हाथ और दोनों पैर काटने का आदेश दे दिया। शिवाजी की मातृभक्ति भी बड़ा अजीब थी। वे मां के कुशल नेतृत्व में ही स्वराज्य का प्रयास हर संभव किया। गुरु भक्ति के बारे में विचार करें तो शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास, उनके प्रति असीम श्रद्धा थी शिवाजी की। जहां एक और शिवाजी छात्र तेज के तो समर्थ रामदास ब्रह्म तेज के प्रतीक थे, और दोनों के पवित्र प्रेरणादायी संगम जो है, जो सह्याद्री के संतान हैं, वह उनका हृदय जो है दिव्य ध्येय की आभा से प्रकाशित हो था। शिवाजी के स्वातंत्र प्रेम को समर्थ रामदास ने दार्शनिक पीठिका प्रदान की। उन्होंने उद्घोष किया कि यह संसार जो है अनित्य है, परंतु यह लोक जो है वह कर्म भूमि है। यहां प्रथम यश उसी व्यक्ति को मिलेगा जो यहां परमार्थ के अधिकारी होगा, और यह प्रयत्न उसे परमेश्वर के स्थान पर स्थापित कर सकता है। कुल मिलाकर के हम जो है वो कह सकते हैं, उन्होंने यानी समर्थ रामदास जी ने अपने शिष्यों को भी आह्वान किया। क्या आह्वान किया? कि देखो भाई, धर्म डूब रहा है, उठो, जागो, और स्वराज्य की स्थापना करने के लिए एक जो है अवतारी पुरुष हमारे बीच में आ रहा है, उस अवतारी पुरुष का समर्थन करो। और यह संदेश जो है अपने शिष्यों के माध्यम से समर्थ रामदास ने स्थान स्थान पर भिजवाया। और हम सब गुरु भक्ति के बारे में, शिवाजी के बारे में विचार करते हैं। समर्थ रामदास शिवाजी को अधिक मानते भी थे। इस कारण से समर्थ रामदास के अन्य शिष्य जो हैं वह कहते थे कि शिवाजी राजा है, अब इसीलिए शिवाजी को हमारे गुरुजी मानते हैं। ऐसा शिष्यों को भ्रम था, लेकिन उनके भ्रम को तोड़ने के लिए हम सब जानते हैं कि अपना पेट दर्द का बहाना करते हैं, और पेट दर्द की दवा क्या है? तो सिंघनी की दूध है। और यह भी हम सब जानते हैं, पढ़े हैं, सुने हैं कि शिवाजी महाराज ने अपने गुरु के उस पेट दर्द को सहन नहीं कर पाए और सिंघनी की दूध लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, और सिंघनी का दूध लेकर के अपनी गुरु के दर्द को दूर करते हैं। और गुरु जो है उस शिवाजी के उस कर्तव्य बोध को अपने शिष्यों के सामने जब रखते हैं, तो बाकी शिष्यों के अंदर का जो भ्रम है, वह भ्रम जो है वह समाप्त होता है। कहते हैं शिवाजी अपने कार्यकाल में हर प्रकार के पहलुओं पर उन्होंने विचार करने का एक प्रयास किया था। समाज जीवन में कई प्रकार की जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को भी उसमें सुधार होना चाहिए, उस सुधार की दिशा में शिवाजी ने कई प्रयास किए। सती प्रथा का अंत किया। हम जानते हैं कि सती प्रथा के बारे में हम अनभिज्ञ नहीं है। सती प्रथा को वह श्रेष्ठ और क्रांतिकारी कदम उस समय था। हालांकि वह पवित्र कार्य के लिए कई प्रकार के उलाहना भी शिवाजी को सहना पड़ा था, और शुरुआत कहीं और से नहीं किए, अपने घर से ही किए। जब उनके पिताजी देहावसान हुआ, तो पिताजी के देहावसान के बाद में माँ जो है, जीजा माता भी उनके साथ जो है वह सती होने के लिए प्रयासरत थी। उन्होंने आग्रह पूर्वक अपनी मां को रोका, और केवल अपनी मां को ही नहीं तो तानाजी मालसुरे की धर्म पत्नी को भी उन्होंने सती होने से रोका, और एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी शिवाजी ने।
उस नई परंपरा की शुरुआत में, उसके बाद जो है उनके कार्यकाल में सती प्रथा की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। स्वसती प्रथा स्वतः बंद हुए। यह समाज की कुरीति थी, उसको उन्होंने समाप्त किया। शिवाजी स्वयं सामाजिक समरसता के पोषक थे। आज सर्वत्र जो है समरसता की बात होती है, सब जगह छुआछूत भेदभाव का एक कुलसित वातावरण समाज को की एकता एकात्मता को खंडित करने का जो प्रयास आज भी चल रहा है, उस समय भी जो है वह शिवाजी सामाजिक समरसता के पोषक होने के नाते समाज जीवन में सबको समरस बनाने का एक हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कभी भी जाति व्यवस्था को प्रश्रय नहीं दिया और स्वयं को उन्होंने एक आदर्श के रूप में समाज में स्थापित किया, अपने आचरण से और अपने व्यवहार से। और हम कहते हैं कि उनके तथाकथित हर प्रकार के नीची जातियों के अनेक ऐसे लोग जो थे शिवाजी की सेवा में, शिवाजी के अलग अलग सेवाओं में वह नियुक्त हुए थे। स्वयं शिवाजी का जो व्यक्तिगत सेवक था वह मदारी नाम का, वह मेहतर जाति का था। जो शिवाजी का अंगरक्षक था वह मुसलमान था। अफजल खां के वध करते समय उस समय जो शिवाजी का अंगरक्षक जीवा महाल थे वह स्वयं एक नाई जाति से थे। और हम जानते हैं कि सिद्धि जौहर को चकमा देने वाला जो बनावटी शिवा बन करके मुगलिया सल्तनत में एक अध्याय लिखा था और शिवाजी सुरक्षित उस गढ़ से निकल पाए थे, वह शिवा कासिद, वह भी एक नाई ही था। जावली पर जब विजयश्री को प्राप्त हुआ था, मोरपा के पर्वत पर प्रतापगढ़ किले का निर्माण हुआ था और प्रतापगढ़ किले के निर्माण के साथ साथ वहां भव्य मां भवानी के मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के जब शिवाजी वहां जाते हैं तो मंदिर से कुछ दूरी पर कुछ लोगों को खड़े हुए देखते हैं। लोगों से पूछते हैं ये कौन है, तो शिवाजी को जानकारी मिलती है, शिवाजी को यह जानकारी मिलती है कि यह जो है इस मंदिर में जो स्थापित मूर्ति है वह मूर्ति बनाने वाले लोग हैं, मूर्तिकार हैं। तो शिवाजी कहते हैं वो बाहर क्यों, कितनी दूर क्यों खड़े हैं? तो वहां के उपस्थित लोग कहते हैं कि वे जो है नीची जाति के हैं और इसीलिए इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो सकते हैं। शिवाजी को आश्चर्य लगता है कि जिस व्यक्ति के हाथों की बनी हुई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर हम पूजा करने वाले हैं, अपने हाथों की ही बनी हुई मूर्ति की पूजा वह व्यक्ति नहीं कर सकता। यह कैसी विडंबना है समाज की। अतः शिवाजी आदेश पूर्वक उन सबको वहां बुलाए। हालांकि वहां के पंडितों ने उनको मना किया, उसका विरोध किया, लेकिन फिर उस विरोध की परवाह किए बिना शिवाजी जो है उन सबको वह अवसर दिया। और यही नहीं तो फिर जहां तक आज हम घर वापसी धर्मांतरण की बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं, यह उस समय भी था। और ये घर वापसी का कार्यक्रम शिवाजी महाराज भी अपने समय में उन्होंने प्रारंभ किया, ऐसा हमको लगता है। उसके पहले भी हुआ होगा, लेकिन शिवाजी महाराज इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में वह घर वापसी का कार्यक्रम अंकित है। हम कहते हैं उनके मन में इच्छा थी, वह जानते थे, वह कहते थे कि एक बार जो किसी कारण से हिंदू जो मुसलमान बन जाता है वह पुनः वापस नहीं हो सकता, यह समाज की विडंबना है। उस समय वो स्वीकार्य नहीं था समाज को, पर शिवाजी कहते हैं कि नहीं, वह वापस पुनः हिंदू धर्म में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और केवल कहे नहीं, वह करके दिखाए भी। उन्होंने स्वयं अपने प्रयास से ऐसे पथभ्रष्ट हिंदुओं को जो इस्लाम को स्वीकार कर लिए थे वह हिंदुत्व के पथ पर चलाया। और यही नहीं तो ऐसे सभी लोगों को उन्हें सम्मान भी दिया और उनके साथ रक्त संबंध भी स्थापित किया। उदाहरण के बारे में अगर विचार करते हैं तो स्वयं नेताजी पालकर और बाबाजी निम्बालकर दोनों औरंगजेब के यहां धर्मांतरित हुए थे, और केवल धर्मांतरित ही नहीं हुए थे तो उनका सुन्नत भी हो गया था। पर शिवाजी आगरा जब वह औरंगजेब के दरबार में कैद खाने में थे, उस समय उनके साथ उनका संपर्क और संबंध बनता है, उनसे बातचीत होती है और दोनों को, नेताजी पालकर और बाबाजी निम्बालकर को, वह वापस हिंदू धर्म में लाते हैं। और केवल लाते ही नहीं हैं तो फिर अपनी पुत्री जो कमला है
उनका विवाह जो है नेताजी पालकर के भतीजे से करवा करके एक इतिहास गढ़ते हैं। और यही नहीं, धर्मांतरण के कितने विरोध थे। हम कहते हैं कि उस समय गोवा में जो कुछ पादरी थे धर्मांतरण के कार्य किया करते थे, उस धर्मांतरण के कार्य के लिए शिवाजी ने अपने सैनिकों के द्वारा संदेश भिजवाया, उससे मना किया, लेकिन वो लोग माने नहीं और अंततोगत्वा शिवाजी के द्वारा उन 4 ऐसे पादरियों को शिरोच्छेद करना पड़ा जो धर्मांतरण के कार्यों में संलिप्त थे। और वही नहीं तो वहां के वायसराय को भी उन्होंने सजा दी। ऐसे ही कई प्रकार के अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के विषय उस समय जो चल रहे थे, चाहे वह ऐसा इतिहास में मनु ने कहा था, मनु का कथन था कि ब्राह्मण चाहे कितना हो अपराध किया हो पर राजा को उसका वध नहीं करना चाहिए। पर हम जानते हैं कि इससे अलग अफजल खां के वध के समय उनका वकील जो कृष्णा भास्कर था, जैसे ही शिवाजी बकनखा उसके पेट में डालते हैं, कृष्णा भास्कर जो है अपनी तलवार के प्रहार जो है शिवाजी के ऊपर करता है। शिवाजी जो है वह यह कहते हुए कि तुम ब्राह्मण हो तो क्या हुआ, पर तुम देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, और यह करके उसका काम तमाम किया। कुछ जो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास थे, कहते हैं कि उस जमाने में अगर ऐसी अंधश्रद्धा थी, अंधविश्वास था कि कोई बच्चा जो है उल्टा जन्म लेता था तो उसको अशुभ लोग मानते थे। ऐसे ही शिवाजी का एक राजा राम महाराज जो पुत्र थे, उनका जन्म भी वो उल्टा हुआ था। अब इसके कारण से उनके जन्म लेने के बाद में कहीं कोई खुशियां नहीं मनाई जा रही थी, सब जगह उदासी का एक वातावरण था। जैसे यह जानकारी शिवाजी को मिली है, शिवाजी बोलते हैं कि यह ईश्वर का संकेत है, उसको समझो। यह जैसे आज उल्टा जन्म लिया है, वैसे ही यहां जो है मुगलिया सल्तनतों को भी वह उल्टा पूरे देश भर में वह लटका करके रखेगा। इस प्रकार से एक विनोद का वातावरण होता है और लोगों में उत्साह का एक वातावरण जगता है। और केवल यही नहीं, तो आज हम पर्यावरण की बात करते हैं, आज हम स्वच्छता की बात करते हैं। उस समय भी अपने कालखंडों में भी शिवाजी पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर के सजग थे, सक्रिय थे। भ्रष्टाचार की आज सर्वत्र बोलबाला है, देखते हैं भ्रष्टाचार के संबंध में भी शिवाजी के साम्राज्य में कई प्रकार के कठोर कानून बनाए गए थे, कोई भी, और उस कानून का अक्षरशः पालन करते थे। यहां तक कि एक बार उनके सौतेले मामा मोहिते के द्वारा वो रिश्वत लेने की जानकारी मिलती है तो तत्काल ये नहीं समझते कि हमारे मामा हैं, वह जो है उन्हें कारागार में डाल देते हैं। एक दबंग व्यक्ति के द्वारा एक सामान्य गरीब किसान का अपने पद और शक्ति का उपयोग करते हुए जमीन को हड़पने का प्रयास किया जाता है, उस पर जो है वह उस जो दबंग किसान है उसको वह फटकार लगाते हैं और गरीब किसान को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं। कुल मिलाकर के शिवाजी जो है वह समाज जीवन में कई प्रकार के ऐसे नवनिर्माण के लिए वह कार्य किए। आज हम स्वदेशी की चर्चा करते हैं, स्वदेशी तकनीक के बारे में शिवाजी का विचार क्या था। वह शिवाजी कहते हैं चाहे घोड़ा हो या नमक हो, तोप है या जलपोत हो, प्रत्येक प्रकार के विषय जो है, प्रत्येक प्रकार के तकनीक पर उन्होंने अधिकाधिक जोर दिया। वह आयात पर जोर दिया, केवल तकनीक के आयात पर जोर दिया, न कि वस्तु के आयात पर। इस बात का वह बार बार आग्रह करते थे कि उतना ही आयात करो जितना उस वस्तु का स्थानीय उत्पादन आरंभ करने में आवश्यक हो। और हम जानते हैं कि शिवाजी जो है अपने आयातित बहुमूल्य वस्तु का अपने राज्य में उत्पादन हो, इस दृष्टि से व्यापारियों का, कारीगरों का संरक्षण, संवर्धन और पोषण उन्होंने किया है। और अलग अलग प्रकार से जब उनको तोप की जरूरत पड़ी, अंग्रेजों ने तोप देने से मना कर दिया, तो फिर फ्रांस से तकनीक मंगा करके अपने यहाँ जो है तोप की जो है अपने पुरंदर किले पर तोप की कारखाना बना करके स्वदेश निर्मित तोप की व्यवस्था की। और यही नहीं तो स्वदेशी जलपोत का निर्माण उन्होंने कराया, और उसके लिए स्वदेशी जलपोतों के निर्माण के लिए कल्याण और भिवंडी में कई कारखाने खुलवाए। हम कहते उस समय के राज्य के संचालन में चाहे युद्ध का संचालन हो या सूचना की हो, उसमें गतिशील वाहन की आवश्यकता होती थी। और उस समय का गतिशील वाहन क्या था, तो गतिशील वाहन घोड़ा था।
अच्छे घोड़े का नस्ल कहां है? तो अच्छे घोड़े का नस्ल जो है वह अरब में है, इसलिए अरब से अच्छे घोड़े को मंगा करके अपने यहां स्वदेशी घोड़े का जो संख्या बढ़ाई जाए, इसी के लिए ब्रीडिंग कराई और उन्होंने अपने यहां कई ऐसे बड़े बड़े केंद्र खोले। और वही तक नहीं, तो फिर उसके साथ साथ जो है वह केवल घोड़े ही नहीं, तो भाषा के बारे में भी विचार करते समय शिवाजी जो है वह, क्योंकि उस समय अरबी भाषा की प्राधान्यता थी, वह अरबी भाषा जो है जिसके कारण से अपनी स्वदेशी भाषा विशेष करके संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा जो मराठी है उस पर उसका प्रभाव जो है वह, उसके कारण से वह भाषा जो है लुप्त होते चले जा रहे थे। इसीलिए स्वदेशी भाषा की पर उन्होंने बल दिया, अपने अरबी भाषा को तिलांजलि देते हुए संस्कृत निष्ठ भाषा को और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी। वे कहा करते थे कि स्वराज का जब मंत्र सिद्ध हो सके, इस दृष्टि से भाषा और साहित्य, संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का बड़ा ही महत्व है। अब इस कारण से अपने दैनंदिन जीवन में जो जनता जिस भाषा की उपयोग करती है, राज्य कार्य की भाषा भी वही होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक अच्छे जानकार साहित्यकार रघुनाथ पंत के द्वारा राज्य संचालित करने के लिए अभ्रंशित और मिश्रित शब्दों, अरबी शब्दों के स्थान पर संस्कृत निष्ठ 1400 शब्दों का राजकोष का निर्माण करवाया और उसको लागू कराया। और यही नहीं, तो हम कहते शिवाजी टेक्नोक्रेट नहीं थे, पर टेक्नो सभ्य थे। उन्होंने पहली बार जानकारी जब मिली थी कि कोई ऐसा यंत्र है जो एक ही कागज पर बार बार एक जैसा छपाई कर सकता है, यानी कि टंकन मशीन, उन्होंने फ्रांस से उस टंकन मशीन की तकनीक मंगा करके अपने भारत में स्वदेश निर्मित मशीन का लोग उपयोग कर सके, ऐसा निर्माण किया। ऐसे ही शिवाजी की शासन व्यवस्था में चाहे वह श्रम हो, चाहे रोजगार हो, चाहे विदेश व्यापार हो, कृषि हो, कर हो, हर प्रकार से हर विषयों पर बड़ी गंभीरता से उन्होंने विचार किया और आम जन के सुख सुविधाओं को ध्यान में रख करके हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार की संस्था उन्होंने स्थापित की। प्रशासनिक दृष्टि से, विदेश नीति की दृष्टि से, विशेष करके विदेश नीति पर उनका बड़ा ध्यान रहता था। वह शत्रु और मित्र की पहचान, आर्थिक व्यापार से सैन्य विस्तार और विदेशी राजनयिकों से सावधानी पूर्वक सतत संवाद आज भी प्रासंगिक है, उस समय भी शिवाजी ने किया था। वे मानते थे कि हमारे ऐसे अपने समय 9 ऐसे शत्रु के बारे में उन्होंने विचार किया था। वह 9 शत्रु कौन कौन है? तो पहला उनका शत्रु मुगल थे, उसके बाद आदिल शाह, कुतुब शाह, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, सिद्दीकी और एक उनकी आंतरिक शत्रु। वे जानते थे कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, राग द्वेष और सत्ता की कामुकता सगे संबंधी मित्र सबको शत्रु बना देता है। बाहर के शत्रु तो दिखते हैं, लेकिन अंदर के जो शत्रु है वह जब परिणाम के बाद ही दिखाई देते हैं। और व्यक्तिगत जीवन में हुए घात और प्रतिघात का परिणाम थोड़े समय के लिए तो व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन राज्य संचालक के साथ हुए षड्यंत्र का परिणाम वह देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश की जनता को वर्षों तक सहन करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने विदेश नीति आदि के बारे में भी गंभीरता से विचार किया, लागू किया। संवाद चातुर्य के बारे में विचार करें तो उनके विचारे में एक फ्रेंच यात्री रेवरेंड जॉन एस्कोलिएट लिखता है कि शिवाजी के आंखों में तेज है, चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है। जब वे किसी को संबोधन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे ही बात कर रहे हैं, वो मेरी ओर ही देख रहे हैं। और उसी संवाद चातुर्य का परिणाम था कि आगरा किले में जो बंद थे, उस आगरा किले में वहां के जो चाकर है, वहां के अधिकारी है, वहां के धर्माचार्य हैं, सबके साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई थी। और उसी मित्रता का परिणाम था कि वहां से कुशलता पूर्वक वह निकल पाए थे। कहते हैं वाक्य चातुर्य का एक उदाहरण अगर देखना हो तो हैदराबाद में दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में लौटते समय गोलकुंडा किले में हाथियों के भिड़ंत का एक खेल का आयोजन हो रहा था। कुतुब शाह ने अपने विशाल हाथी को दिखाते हुए शिवाजी से कहता है
क्या आपके राज्य में, आपकी सेना में कोई ऐसा हाथी है जो इस हाथी से मुकाबला कर सके? शिवाजी ने येसाजी कंक की ओर इशारा करते हुए वह कहते हैं, हाँ है ना एक ऐसा हाथी। शिवाजी के कहने पर येसाजी कंक उस मदमस्त कुतुब शाह के विशाल हाथी के सामने द्वंद्व के लिए उतर पड़ते हैं। द्वंद्व प्रारंभ होता है और येसाजी कंक ने उस बड़ी फुर्ती के साथ उस हाथी पर सवार होकर के उसके सूंड को काट बैठते हैं। कुतुब शाह ने येसा की पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उस हाथी यानी कि येसाजी कंक को शिवाजी से मांग बैठता है। शिवाजी प्रत्युत्तर में क्या बोलते हैं? वह वाक चातुर्य की श्रेष्ठ भाषा है। उन्होंने ना हां कहा और ना ही ना कहा। कहा फिर क्या? तो उन्होंने कहा कि कुतुब शाह, मैंने श्रेष्ठ मोतियों की माला बनाई है, आप तो बीच, और उस माला से आप बीच के ही मोती मांग रहे हैं, यह कैसे मैं दे दूं? इससे शिवाजी ने दो संदेश दिया। एक तो कुतुब शाह को नाराज भी नहीं किया और दूसरे अपने साथियों को भी यह संदेश दिया कि अपने साथियों के साथ शिवाजी कितना स्नेह करते हैं। कुल मिलाकर के अन्य व्यवस्थाओं के बारे में, शिवाजी के साम्राज्य में कार्य शासन व्यवस्था के बारे में, अच्छी शासन व्यवस्था और शासक को कौन किस किस बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, तो शिवाजी के राज्य में सड़क एवं नौ परिवहन, क्योंकि यह सड़क और नौ परिवहन मुख्य सुरक्षा से लेकर के व्यापार तक के विषयों का के संदर्भ में महत्व रखता है। और प्रारंभ में हम जानते हैं कि भारत से चाहे मध्य एशिया और यूरोप जाने वाले व्यापार के मार्ग पर अरबों का कब्जा था, फिर पुर्तगालियों का हुआ, फिर अंग्रेजों का हुआ और समुद्री मार्गों में जलदस्युओं का बोलबाला था। पर धीरे धीरे शिवाजी की अथक रणनीति से, प्रयास के कारण से शिवाजी का प्रभुत्व जो है समुद्री मार्गों पर हुआ। अबाधित जल मार्ग के लिए उन्हें पद्म दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग जैसे दुर्गों का निर्माण कराया। नौ परिवहन की सुरक्षा हेतु नौ परिवहन सुरक्षित रहे, इसलिए बंसानुगत वैसे लोग जो समुद्र में ही खेलने वाले हैं, कूदने वाले हैं, जिनका जीवन समुद्र में ही बीतता है, ऐसे कोली और भंडारियों को नौ सैनिक के रूप में भर्ती करते हुए योग उनको प्रशिक्षण दे करके नौसेना में वह एक अच्छी कुशल नौसेना वह तैयार करते हैं। सेना की सभी इकाई, चाहे घुड़सेना हो, पदाती हो, तोपखाना हो, नौसेना हो, उनके साथ एक अच्छा से अच्छा समन्वय बने, इस दिशा में भी शिवाजी प्रयास करते थे। न्याय व्यवस्था के बारे में जब विचार करें तो न्याय व्यवस्था के बड़े ही सदे सधाए थे। वह जानते थे कि न्याय करने वाले पर परिचय और परिवेश का एक बड़ा असर होता है, बड़ा दबाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में बड़ी चतुराई के साथ शिवाजी नकारते हुए निर्णय लेते थे। एक बार जानते हैं कि खंडोजी खोपड़े देशमुख बनने के लालच में राष्ट्रद्रोह कर बैठता है और अफजल खां के साथ मिल जाता है। अफजल खां की हत्या के बाद शिवाजी से भयभीत होकर अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए अपने ससुर हैबत राव शिलीमकर, जो कि पुराने जमींदार कान्होजी जोधे के मित्र थे, उनके माध्यम से माफी का आग्रह करता है। शिवाजी प्रारंभ में तो कान्होजी जोधे के आग्रह पर उसको माफ कर देते हैं, लेकिन शिवाजी को रात की नींद और दिन के चैन जो है समाप्त हो जाते हैं। अंततोगत्वा शिवाजी उस खंडोजी खोपड़े का एक हाथ और एक पैर काट देते हैं। वह जैसे ही वह काटते हैं, कान्होजी जोधे पूछते हैं कि शिवाजी आप तो जो वचन दे देते हैं उसका पालन करते हैं। तो शिवाजी कहते हैं कि जोधे जी, मैंने तो इनका प्राण नहीं लूंगा, यह मैं वचन लिया था। लेकिन जिस पैर से चलकर के स्वराज के विरुद्ध वह जो है अपने मुगलों से मिल गया था, वह पैर, और जिस हाथ में स्वराज के विरुद्ध तलवार उठाई थी, उस हाथ को हमने जो है केवल इसको उतारा है, इसके प्राण तो हमने नहीं लिए। कुल मिलाकर के शिवाजी महाराज जो है अपने निर्णय और न्याय व्यवस्था के भी पक्के थे। समाज और देश हित उनकी प्राथमिकता थी। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी विचार करें तो स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापार के उद्देश्य से आने वाले अंग्रेजों के प्रति शिवाजी महाराज के मन में कई प्रकार के संदेह थे। उन्होंने एक भविष्यवाणी यह कर दी थी कि एक दिन यह कौम भारत भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, अतः इसे अधिक सहयोग और संरक्षण देने की जरूरत नहीं है। इस पवित्र धरती का शोषण करने आए ये जो हैं अंग्रेज, यहाँ पवित्र धरती का शोषण करने आए हैं, यहाँ की मिट्टी से इन्हें प्यार नहीं है। कुल मिलाकर के अंत में हम कह सकते हैं
कि शिवाजी के वो समस्त सार्वजनिक जीवन के बारे में जब हम विचार करते हैं तो शिवाजी का यह सार्वजनिक जीवन लगभग 36 वर्षों का रहा है। अभियान, युद्ध और अन्य मुहिमों में बिताए गए कुल समयों पर विचार करते हैं तो लगभग 7 वर्षों से ज्यादा का यह नहीं है। शेष 30 वर्ष का समय वह स्वराज्य का शासन तंत्र खड़ा करने का, शासन तंत्र की व्यवस्था निर्माण करने का और वे निरंतर अनथक अविरत यहाँ तक कि जीजा माता के अवसान के समय भी बिना अवकाश लिए वह कार्य करते रहे। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि मछली का जीवन पानी में जीना, पानी में मरना, उसी में थकना, उसी में आराम करना और अंत में जो है वह उसी में अपने आप को विसर्जित कर देना, ठीक उसी प्रकार जीवन शिवाजी का भी था। शिवाजी केवल स्वराज के लिए, स्वराज को विकसित करने के लिए, स्वराज को विस्तारित करने के लिए, स्वराज को सशक्त करने के लिए अपने जीवन का एक एक पल विलासिता और प्रमाद से न बिताते हुए एक अंत तो गत्वा जो है अपने स्वराज्य के शिखर पर अपने आप को विसर्जित कर देते हैं। ऐसे महान शिवाजी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है और उन्हीं शिवाजी के इस राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, हिंदवी साम्राज्य के स्थापना के उपलक्ष्य में वह उत्सव हम विशेष रूप से मनाते आए हैं। आज जरूरत है क्योंकि शिवाजी केवल अपने स्वराज्य के लिए, अपने राज्य के लिए ही नहीं, केवल मराठाओं के लिए नहीं, तो संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए मान बिंदु हैं, प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं। आज शिवाजी का जो कर्तृत्व है, उनका व्यक्तित्व और चरित्र है, उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। हम शिवाजी के उन व्यक्तित्वों, कर्तृत्वों और चरित्रों को अधिकाधिक पढ़ते हुए उनको समझने का प्रयास करें और समझते हुए अपने आप में उसको आत्मसात करने का हम सब प्रयास करें, क्योंकि वर्तमान की स्थिति वैसे ही है, बहुत कोई अंतर नहीं है। 1630 से 1680 का कालखंड था उनका, 1630 में जन्म हुआ, 1680 में उनका देहांत हुआ। वो जो कालखंड और आज की जो परिस्थिति, बहुत उसमें अंतर नहीं है। इसीलिए हम भी शिवाजी तो नहीं बन सकते, लेकिन शिवाजी के पद चिन्हों पर चल करके हम समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य को कर सकते हैं। वर्तमान में एक विधर्मी तहजीब को भारत में सुरक्षित स्थापित करने के लिए विधर्मी लोगों के द्वारा भारत की सनातन संस्कृति एवं अन्य व्यवस्था को तरह तरह से आघात करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम समस्त हिंदू समाज अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एकजुट होकर हम शक्तिशाली बने और फिर से हम जो हैं शिवाजी का जो सपना था, जो शिवाजी ने हमें उपहार स्वरूप हिंदवी स्वराज्य प्रदान की थी, उस हिंदवी स्वराज्य के पुनर्निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ें। बंधुओं, वर्तमान कोरोना का जो संकट काल है वो भी स्मरण में रखते हुए हम सब जो हैं स्वयं को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, विधि सम्मत जो सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम है उसका पालन करते हुए, न केवल हम समाज में भी एक जागरण का काम करते आए हैं, अभी और अधिक जागरण करने की आवश्यकता है। इस कोरोना कालखंड में हम समाज में आए इस महामारी जैसे संकटों को भी शिवाजी से ही प्रेरणा लेकर के हम उसको समाप्त कर सकते हैं, इसको मात दे सकते हैं। इसके लिए शरीर, तन, मन, बुद्धि और आत्मिक शक्ति का विकास ये आवश्यक है। जैसे शिवाजी ने हर परिस्थिति में अपने धैर्य को, अपने आत्मविश्वास को खोए बिना, कमजोर हुए बिना वह कार्य करते रहे, हम भी जो है धैर्यपूर्वक, आत्मविश्वास के साथ हम एक समाज में इस कोरोना से लड़ने की एक वातावरण तैयार करें, लोगों में भी आत्मविश्वास का जागरण करें। ऐसा निवेदन करते हुए पुनः हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, शिवाजी महाराज से हम प्रेरित होकर के उनके पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास करते हुए पुनः अपनी भारत माता का
जय जयकार हम विश्व में सर्वत्र कर पाएं, इतना निवेदन कर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।